एजुकेशन सिस्टम, आखिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉरेन कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम के मुकाबले में इतना डेवलप्ड क्यों नहीं है? आज की जनरेशन में हर इंसान फॉरेन कंट्री में जाकर एजुकेशन क्यों लेना चाहता है? हर इंसान फॉरेन कंट्री में जाकर जॉब क्यों लेना चाहता है? इंडिया में इतने अनएजुकेटेड लोग क्यों हैं? 50% ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड क्यों नहीं है? इतने गरीब लोग क्यों हैं? लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिलती है? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे पहला फॉल्ट या फिर सबसे पहला कड़वा सच, क्या आप जानते हैं कि जापान की करंट पॉपुलेशन सिर्फ 13 या 14 करोड़ है और वहीं इंडिया में 13 या 14 करोड़ तो इंजीनियर्स ही होंगे। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इतने इंजीनियर्स होने के बावजूद भी इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में छोटी से छोटी फॉरेन कंट्री से भी नीचे के लेवल पर है। और वहीं जापान, जिसमें शायद जितने इंडिया में इंजीनियर्स है उतनी तो टोटल पॉपुलेशन ही है और इंजीनियर्स तो शायद उसमें मुश्किल से 2 करोड़ भी नहीं होंगे, वो कंट्री आज के टाइम में सभी फॉरेन कंट्रीज और इस पूरी दुनिया के मुकाबले में टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ऊपर है। और ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि इंडिया में प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा थ्योरी पर ध्यान दिया जाता है। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि इंडिया में अगर कोई इंसान कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है और कंप्यूटर का सब्जेक्ट लेता है तो उसमें 50% मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं और 50% मार्क्स थ्योरी के होते हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? हमें कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर पे टाइपिंग, उसके अंदर के फंक्शन सीखने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि हम कंप्यूटर को अच्छी तरह से यूज़ कर पाएँ। तो कंप्यूटर के फंक्शंस को लिख कर, रटवा कर और उसका थ्योरी एग्ज़ाम लेकर क्या फ़ायदा है? और यही कारण है कि जापान क्यों टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे है, क्योंकि वहाँ के लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती हैं कि टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर्स का अच्छे से अच्छा यूज़ किस तरह से किया जा सकता है। वहाँ के लोगों को कंप्यूटर में थ्योरी नहीं रटवाई जाती है और इसलिए इंडिया में टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट इतनी कम है क्योंकि यहाँ के लोगों को ये नहीं सिखाया जाता कि हम टेक्नोलॉजी का अच्छे से अच्छा यूज़ कैसे कर सकते हैं और उस टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ी और नई से नई इन्वेंशन किस तरह से कर सकते हैं। बल्कि ये सिखाया जाता है कि वहाँ पर थ्योरी और राइटिंग एग्जाम्स में नंबर कैसे स्कोर किए जाते हैं। इंडिया में उन लोगों को महत्व दिया जाता है जो टॉपर्स थे, जो 99% मार्क्स स्कोर करते थे, उन लोगों का नहीं जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में शायद सभी से बहुत ऊपर थे। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का दूसरा फॉल्ट यानी कि दूसरा कड़वा सच, यहाँ पर स्कूल्स में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स, ये हम सब जानते हैं कि 10th क्लास में अब इंडिया की पंजाब की गवर्नमेंट ने पंजाबी सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया है और ये कहा जाता है कि अगर आपको पंजाब में कहीं भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो पंजाबी आनी बहुत ज़रूरी है। पंजाबी का एग्ज़ाम अगर आपने नहीं दिया तो आपको कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है, क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट कहती है कि हम पंजाब के सिटीजन्स हैं और पंजाब के सिटीजन्स कोई पंजाबी नहीं आएगी तो और किसको आएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ है जो कि राइट टू फ्रीडम, मतलब जो भी इंसान करना चाहता है अपनी मर्जी से वो कर सकता है, उसको कोई भी एनफोर्समेंट नहीं है कि वो कौन सी लैंग्वेज को फॉलो करेगा, कौन से रिलीजन को फॉलो करेगा। वो जो चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर वो नहीं है तो वो अपनी मर्जी से उस चीज़ को कर सकता है। तो क्यों लोगों को इन्फोर्स किया जाता है कि पंजाबी कंपलसरी है? अब अगर कोई इंसान पंजाबी नहीं पढ़ना चाहता तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए कंपल्शन में आकर वो पंजाबी का एग्ज़ाम क्यों दें? और अगर हम मान लें कि हम पंजाब के सिटीजन्स हैं और इसलिए पंजाबी आना ज़रूरी है, तो फिर इस बात का क्या कि पंजाब में ही बने हुए स्कूल्स हमें एनफोर्स करते हैं कि इंग्लिश आना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज भी है, पूरी दुनिया में चलती है। और यहाँ पर इंग्लिश जिसको भी बोलनी ना आती हो उस इंसान का कोई स्टेटस नहीं होता क्योंकि उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और पंजाबी बोलने वाले इंसान का कोई स्टेटस नहीं होता क्योंकि उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो पंजाबी बोलता है, उसे अनपढ़ों की गिनती में रखा जाता है। और वही हमारी पंजाब की गवर्नमेंट कहती है कि हम पंजाब के रहने वाले लोग हैं और इसलिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पंजाबी बहुत ज़रूरी है। अब कोई एक चीज़ तो क्लियर हो कि हमें करना क्या है, इंग्लिश करें या फिर पंजाबी में हम अच्छे हों। अब बाकी सब्जेक्ट्स पर आते हैं। मैथ, साइंस, SST। 8th क्लास में मैथ में हमें एक आइडेंटिटी करवाई जाती है, a + b² = a² + b² + 2ab।
अब इस आइडेंटिटी में हमें ये सिखाया जाता है कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर है उसको आगे किस तरह एक सम को सॉल्व किया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्या इन आइडेंटिटीज़ का, ये आइडेंटिटीज़ जो हमें रटवाई जाती हैं, जिसकी हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं, हमारे फ्यूचर में ये हमारे कहीं काम आती हैं? हमारे इंडिया में 99.9% लोगों को अगर खड़ा करके पूछ लिया जाए कि आपने फ्यूचर में इतना कुछ किया, क्या ये आइडेंटिटीज़ ने कहीं आपकी मदद की, तो उसमें से सबका जवाब ना ही होगा। बहुत ही 1% कोई जगह होगी जहाँ पर इन आइडेंटिटीज़ ने कहीं मदद की होगी। आपको एक साइंटिस्ट बनना है तो आपको मैथ्स में ये आइडेंटिटीज़ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बिजनेसमैन भी बन गए हो और जिसके लिए आपको इन कैलकुलेशंस की ज़रूरत है, तो हर बिजनेसमैन के पास आजकल कैलकुलेटर है। उसको जो भी कैलकुलेशन करनी है वो अपने कैलकुलेटर की मदद से करता है। शायद इस दुनिया, पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं होगा जो शायद इस आइडेंटिटी को लगाकर कोई भी चीज़ को सॉल्व करता होगा। 6th क्लास में हमें एक और चीज़ सिखाई जाती है मैथ्स में, जो कि भी आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, कि कोई भी बड़े से बड़े नंबर को एक छोटा नंबर बनाकर कैसे रीड किया जा सकता है, जिससे कि वो नंबर क्या है हमें पढ़ने में आसानी हो। एक बिजनेसमैन जब भी अपना बिल बनाता है तो कभी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता। अगर वो बिल 10,000 का है तो वो उस पर 10,000 ही लिखेगा, एक्सपोनेंट्स की मदद से उस नंबर को छोटा नहीं करेगा। और जब बिजनेस में ही मैथ्स की इन एक्सपोनेंट्स पावर्स का कोई रोल नहीं, कोई काम नहीं, तो और किसी सब्जेक्ट में तो ये कैसे ही काम आ सकते हैं। तो बच्चों को ये आइडेंटिटीज़ पढ़ाकर, ये चीज़ें पढ़ाकर क्यों इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, इस पर स्ट्रेस दिया जाता है जो हमारे फ्यूचर में शायद ही काम आएंगे। 1st क्लास ऑनवर्ड्स बच्चों को टेबल्स रटवाने शुरू कर दिए जाते हैं और 5th क्लास तक बच्चों से कहा जाता है कि कम से कम 20 तक के टेबल्स आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन में मदद करते हैं। आज ज़माना इतना आगे निकल चुका है टेक्नोलॉजी के मामले में, फ़ोन के अंदर भी कैलकुलेटर पाया जाता है। तो इतने टेबल्स रटने का क्या फ़ायदा, बच्चों के ऊपर इतना स्ट्रेस डालने का क्या फ़ायदा। और मान लीजिए कि आपका कहना सही भी हो कि 20 तक टेबल्स अगर बच्चे अच्छे से याद कर लें तो उन्हें कैलकुलेशन में फ़ायदा होगा। लेकिन क्या वही बच्चे जिनको 20 तक टेबल्स रटवाए जाते हैं आगे जाकर इन टेबल्स का यूज़ करते हैं? अगर मैं अभी आपसे पूछ लूँ कि 1919 से क्या होता है, तो बहुत कम लोगों को इसका आंसर आता होगा। मेरे ही पूछते ही सभी लोग पहले कैलकुलेटर खोलेंगे, कोई अपना दिमाग नहीं दौड़ाएगा कि हमने उस क्लास में याद किया था तो 19 या 1919 से कितना होता है। तो ये टेबल्स रटवाने का फ़ायदा क्या है। अब SST पर आते हैं। SST में हिस्ट्री सब्जेक्ट तो खास करके किसी भी बच्चे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता। और अगर टीचर से पूछा जाए कि ये हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ाई जाती है, हमें हिस्टोरियन तो बनना नहीं है, जिसको हिस्टोरियन बनना है ये सब्जेक्ट उसको पढ़ाया जाए, तो टीचर्स का जवाब होता है कि ये एक बेसिक सब्जेक्ट है, हमारे भारत का इतिहास है। ये सिर्फ हिस्टोरियंस को नहीं बल्कि हर इंसान को पता होना चाहिए कि जिस भारत में हम रह रहे हैं उस भारत का इतिहास है क्या। तो उनसे कोई ये पूछे कि हिस्ट्री और भारत का इतिहास जानने के लिए हमें इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास जानने के लिए एक बेसिक चीज़ कि इंडिया में क्या हुआ और क्यों और कैसे हुआ इतना काफ़ी है। एक एक चीज़ के ईयर्स कि अकबर कब पैदा हुआ, उसने ये युद्ध लड़ा तो कौन से ईयर में लड़ा, कौन सा काम कौन से ईयर में किया, कौन सी चीज़ किस ईयर में फॉर्म हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इतनी ज़्यादा डीप जानकारी की ज़रूरत तो सिर्फ हिस्टोरियंस को हो सकती है। एक बेसिक इंडियन सिटीजन्स को तो सिर्फ एक बेसिक सी हिस्ट्री की ज़रूरत होती है। तो इतनी गहराई में हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है जिस हिस्ट्री का आगे जाकर कोई रोल ही नहीं। और फिर आगे जाकर वही इंडियंस फॉरेन में जाकर पढ़ाई करने की सोचते हैं, इंडियन इतिहास को भूल जी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है, एक एक चीज़ रटवाने पर जोर दिया जाता है, अनलिस्टेड लिस्टेड थिंकिंग, एक एक चीज़ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब जिस चीज़ का आगे जाकर हमें कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा। हिस्ट्री में हर बच्चा ये ज़रूर जानना चाहता है कि अकबर कौन था, हमारे भारत में एक बहुत बड़ा राजा हुआ, उसके क्या क्या गुण थे, उसने क्या किया, लेकिन वो कब पैदा हुआ, उसने कौन सा युद्ध कब लड़ा, ये ना तो कोई बच्चा याद रखता है अपना स्कूल पास करने के बाद, और ना ही इसके बारे में कोई बच्चा जानना चाहता है। तो फिर इसको बढ़ाकर फ़ायदा क्या है। हमारे यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों को ग्रामर सिखाई जाती है, लेकिन 10th क्लास तक ग्रामर सीखने के बाद भी बच्चों की इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं होती जितने फॉरेन के बच्चों की बिना टेंसेस और इंग्लिश ग्रामर पढ़ाए फ्लुएंट होती है, क्योंकि इनको एनवायरनमेंट ही ऐसी दी जाती है और इंडिया में ऐसी एनवायरनमेंट ही नहीं होती है। यहाँ पर एक एक चीज़ रटवाने पर जोर दिया जाता है। हमें यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर्स के चैप्टर और उनके क्वेश्चन आंसर याद करवाए जाते हैं और छोटी क्लासेस तक
क्योंकि बच्चों को अपने हिसाब से इंग्लिश फॉर्म करनी तो आती नहीं होती, इसलिए उन्हें एक क्वेश्चन को रटना पड़ता है। लेकिन ऐसे रट्टे का फ़ायदा क्या? थर्ड क्लास में रटी हुई चीज़ कभी भी आपके फ्यूचर में कभी काम नहीं आएगी, तो ऐसा रट्टा क्यों लगवाना? और यही सब्जेक्ट्स में कुछ फॉल्ट हैं जो हमारे इंडियन एजुकेशन को फॉरेन एजुकेशन के कंपैरिजन में बहुत नीचे ले जाती है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं। वो लोग थ्योरी पर इतना ध्यान नहीं देते, प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इंडियन एजुकेशन का तीसरा फॉल्ट यानी कि तीसरा कड़वा सच, हम सभी का मानना है कि अगर इंडिया में ब्रिटिशर्स ना आए होते तो शायद आज इंडिया इस दुनिया की रिचेस्ट कंट्री होती, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े से बड़े राजे महाराजे हुए हैं, और इसी कारण इंडिया के पास बहुत सारा सोना गहना और हीरे जवाहरात थे, और वो सभी हीरे जवाहरात तो ब्रिटिशर्स आकर अपनी कंट्रीज में ले गए थे, जिसके कारण इंडिया आज दुनिया की रिचेस्ट कंट्री नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम लोग सिक्के के पहले पहलू को तो देख रहे हैं लेकिन दूसरे को नहीं देख रहे हैं, और सिक्के का वो दूसरा पहलू यही कहता है कि अगर इंडिया में ब्रिटिशर्स ना आए होते तो इंडिया में जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट है, फिर चाहे वो एजुकेशन की हो या और किसी भी चीज़ की हो, वो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि इंडिया उस टाइम पर बहुत ही लो रैंक पर चल रहा था। जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया में से बहुत सारे चेंजेस किए, जिसके कारण इंडिया थोड़ा सा ऊपर उठ गया, नहीं तो इंडिया बहुत ही बैकवर्ड में चल रहा था। सती सिस्टम, विडो रीमैरिज, गर्ल्स एजुकेशन और सरदा एक्ट यानी कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ये सभी इन सभी चीज़ों पर ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आकर ध्यान दिया, नहीं तो इंडिया की सोसाइटी बहुत ही नीचे के लेवल थी, और इन सभी चीज़ों के कारण ही वो एक नीचे के लेवल पर थी। और क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश, जिसे कि आजकल के टाइम में एक बहुत ही हाई स्टेटस की लैंग्वेज माना जाता है, जिसको इंग्लिश आती है उसका स्टेटस बहुत ही ऊंचा है, वो इंग्लिश लैंग्वेज भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आकर इंट्रोड्यूस की थी। जब ब्रिटिश इंडिया में आए और उन्होंने देखा कि इंडियंस को एक दूसरे से वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत नहीं कर पाते, क्योंकि सभी की लैंग्वेजेस अपनी हैं। जो गुजरात से है वो गुजराती बोल रहा है, जो महाराष्ट्र से है वो मराठी बोल रहा है, पंजाब से आया हुआ पंजाबी बोल रहा है, और इसलिए एक इंडियन ही दूसरे इंडियन से अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर पा रहा। तब उन्होंने इंडिया में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक कॉमन लैंग्वेज बनी आगे जाकर, जिससे कि एक इंडियन दूसरे इंडियन से अच्छे से बातचीत कर पा रहा था, और ब्रिटिशर्स भी हमसे अच्छे से बातचीत कर पा रहे थे। और क्या आप जानते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना डेवलप होने के बाद भी अभी तक इस स्टेज पर नहीं पहुंचा है कि हम उसे फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर कर सकें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ब्रिटिश इंडिया में ना आए होते ना, तो जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में हुई है शायद वो भी ना हुई होती, क्योंकि इंडिया में उस टाइम 90% लोग अनएजुकेटेड थे, और जो 10% लोग एजुकेटेड थे भी उनकी एजुकेशन का लेवल इतना लो था कि फॉरेनर्स के लिए और ख़ास करके ब्रिटिशर्स के लिए तो वो कुछ रत्ती भर समान भी नहीं था। जब ब्रिटिश इंडिया में आए और उन्होंने देखा कि इंडियंस थोड़े बहुत एजुकेटेड भी नहीं हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए, और इससे इंडियन को थोड़ी बहुत लो पोस्ट पर रख भी पाएंगे और उनको थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी। और उसी वेस्टर्न एजुकेशन के कारण आज इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो पाई है। इसलिए अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से भी इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हुई है, नहीं तो इंडिया को तो खुद को उस टाइम पीरियड में डेवलपमेंट का डी भी नहीं पता था। में 30% से अबव लोग अनएजुकेटेड क्यों हैं? कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका कारण सिर्फ यही है कि इंडिया में टीचिंग मेथड्स कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और ख़ास करके तो कॉलेजेस में। कॉलेज में एक लेक्चरर आता है, एक चैप्टर को इंग्लिश लैंग्वेज में समझाता है, लेक्चर देता है और चला जाता है। अब बच्चों को लेक्चर सुनना क्यों नहीं पसंद? क्योंकि लेक्चर में कोई भी चीज़ अच्छे से समझ नहीं आती है। अब जब टीचर ने कोई चीज़ अच्छे से समझाई नहीं तो बच्चे तो ट्यूशन्स पे जाएंगे ही, क्योंकि उनको वो चीज़ जब तक समझ नहीं आएगी वो उसको याद कैसे कर लेंगे। रट्टा मारना तो कुछ बच्चों को आता होता है, जिनका रट्टा इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक बार चैप्टर को रट ले तो काफ़ी समय तक याद रख पाते हैं। लेकिन वो बच्चे जो एक चीज़ को अच्छे से याद कर उसको समझ कर पढ़ने वाले हैं, उनका क्या? कॉलेज में एक लेक्चरर आया, उसने कुछ समझाया नहीं, अब जो पढ़ाई उसने करवाई फ्यूचर में उस पढ़ाई का बच्चों के लिए क्या स्कोप है? क्योंकि बच्चों को समझ तो कुछ आया नहीं, तो वो तो ट्यूशन जाएंगे, क्योंकि बच्चों को तो अपना फ्यूचर बनाना है ना।
और इससे अच्छी टीचिंग मेथड्स तो किंडरगार्टन के ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक एक वर्ड, एक एक चीज़ कम से कम बच्चों को अच्छे से समझाई जाती है, एक एक चीज़ वहाँ पर बच्चों को क्लियर की जाती है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक और कड़वा सच कि यहाँ पर क्रिएटिविटी की बहुत कमी है। यहाँ पर बच्चों को क्रिएटिव बनाने पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, और गलती से अगर किसी स्कूल में क्रिएटिविटी करवाई भी जाती है तो वो भी ऐसी कि जिससे बच्चों को क्रिएटिव होने का तो मौका ही नहीं मिलता। अब आप एक 3rd क्लास के बच्चे को एक प्रोजेक्ट दे रहे हो और वो प्रोजेक्ट अब थोड़े लेवल अप का होगा, तो वो 3rd क्लास का बच्चा खुद से करेगा नहीं। और ये मामूली सी बात है जिसे हर इंसान जानता है कि 3rd क्लास के छोटे लेवल के बच्चों को जो भी प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं वो 99.9% उनके पेरेंट्स ही बनाते हैं। बच्चे 3rd क्लास तक तो खुद कभी अपना प्रोजेक्ट बनाता ही नहीं है। तो इसमें बच्चों में क्रिएटिविटी स्किल्स कैसे डेवलप हुई? इसलिए हमें जो भी क्रिएटिविटी देनी चाहिए वो बच्चों के लेवल के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि बच्चों में क्रिएटिविटी की स्किल्स भी डेवलप हो और वो उस चीज़ को खुद से करें, ना कि वो चीज़ उनके पेरेंट्स को करनी पड़े। अब दूसरा, यहाँ पर जो बच्चा रट कर और एक चीज़ में किताबी कीड़ा बनकर 99% ले आता है उसको हम क्लास का टॉपर बोलते हैं। और जो बच्चा चीज़ को याद करता है और याद करने के कारण ही उसके इतने ज़्यादा नंबर नहीं आ पाते, उनकी गिनती नालायकों में की जाती है। तीसरा, यहाँ पर अगर एक हाथी, सांप और मछली को पेड़ के आगे खड़ा कर दिया जाए और उसे कहा जाए कि पेड़ पर चढ़कर दिखाना है, तो उसमें से सांप तो ऐसा कर लेगा, लेकिन हाथी और मछली ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। यही हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी है। हमें हर इंसान की स्किल्स को पहचानना पड़ता है, तभी उस पर, उसकी ग्रोथ पर आगे काम किया जा सकता है। नहीं तो वो इंसान आगे जाकर एक रट्टू तोता ही बन जाता है जिसको सिर्फ किताबें रटनी आती हैं और कुछ करना नहीं आता। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी स्किल्स को नहीं जानता या फिर हम उसकी स्किल्स को डेवलप करने पर काम नहीं कर रहे, तो एक इंसान की मेंटल ग्रोथ अच्छे से कैसे हो पाएगी? और यहीं पर वो डिफरेंस आता है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम से अलग करता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों की मेंटल ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जिन कमियों के बारे में आज मैंने आपको बताया, क्या आप उनसे सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।